Okay. So hello everyone. Welcome to the fifth lecture of design of RCC. And I think हम लोग है जो डिजाइन ऑफ शेयर को डील कर रहे थे। लेक्चर 4 तक है जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो स्टूडेंट नहीं देखा है ना, उनसे मतलब एक रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर 4 तक है जो उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको पहले देखिए, उसके बाद है जो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वापिस RCC रिज्यूम करने का रीज़न एकमात्र यही है कि अभी SBT का जो एग्ज़ाम होने वाला है और बहुत सा जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है उनका है जो आपका रिक्वेस्ट आया था कि सर RCC को आप रिज्यूम कीजिए, है ना। सो उन्हीं लोगों को रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हुए जो मैं आज से इसको रिज्यूम कर रहा हूँ। सो आप लोग केयरफुली है जो भी मैं बताऊँगा इसको केयरफुली है जो आपको सुनना है, और इस पर है जो न्यूमेरिकल है जो काफ़ी करेंगे, है ना। इतना न्यूमेरिकल कर लेंगे कि उसी में से आप लोगों को एग्जाम में है जो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आ जाएगा, है ना। सो थ्योरी को पहले आप केयरफुली सुनिए। अगर 4 लेक्चर तक नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ पहले आप देखिए 1 to 4 लेक्चर तक, उसके बाद यहाँ से आप रिज्यूम कीजिए। क्योंकि जब तक आपको थ्योरी सही से नहीं समझ में आएगा तो डिज़ाइन का क्वेश्चन करना वेरी डिफिकल्ट है ना। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 4th लेक्चर में मैं लास्ट में बताया था, लास्ट का जो उसका जो टॉपिक था 4th लेक्चर का, उसमें मैं बताया था नॉमिनल शियर स्ट्रेस के बारे में, है ना। नॉमिनल शियर स्ट्रेस के बारे में मैंने ये भी बताया था कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस का जो रीजन होता है वो अप्लाइड एक्सटर्नल लोड होता है। नॉमिनल शियर स्ट्रेस का मेन रीजन क्या होता है? अप्लाइड एक्सटर्नल लोड होता है ना। और उसको टाउ भी से मैंने डिनोट किया था। किसे डिनोट किया था? टाउ भी से है जो डिनोट किया था। और टाउ भी का जो वैल्यू होता था वो होता था VU अपॉन BD, है ना। फैक्टर शियर फोर्स डिवाइडेड बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये किसके लिए था? ये प्रिस्मेटिक बीम के लिए था। दूसरा बताया था नॉन प्रिस्मेटिक बीम के लिए, जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, वो होता था VU नेट डिवाइडेड बटा BD, है ना। साथ ही साथ ये भी बताया था कि VU जो नेट होता है वो होता है आपका VU प्लस माइनस M/D इंटू टेन बीटा, है ना। गेट में इस पे 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है ना, लेकिन फार्मूला बहुत सारा एग्जाम में पूछता है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था, ये चीज़ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस के बारे में। आज उसके आगे है जो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको केयरफुली है जो लेक्चर को ध्यान से सुनना है। ठीक है, सो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रिटिकल सेक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रिटिकल सेक्शन फॉर डिजाइन ऑफ शियर, है ना। शियर का जब डिजाइन करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको बीम में क्रिटिकल सेक्शन फाइंड करना होगा। ठीक है, कि कहाँ पे बीम है जो सबसे वीक पड़ने वाला है, क्योंकि उसी को कंसिडरेशन करके हम लोग क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे, है ना। सो सबसे पहले आज पढ़ेंगे क्रिटिकल सेक्शन के बारे में। तो क्रिटिकल सेक्शन निकालने का 2 तरीका है, मतलब 2 क्राइटेरिया पे है जो क्रिटिकल सेक्शन डिसाइड किया गया है। वो कौन कौन सा क्राइटेरिया है उसको ध्यान से आपको सुनना है। सो क्रिटिकल सेक्शन आर दोज सेक्शन वेयर द शियर फोर्स इज मैक्सिमम, है ना। बीम में एक ऐसा सेक्शन होगा जहाँ पे शियर फोर्स आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और दूसरा तरीका क्या है? द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मिनिमम। बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो सकता है? मिनिमम हो सकता है ना। तो क्रिटिकल सेक्शन उसी को बोलेंगे जहाँ पे बीम क्या होगा, मतलब फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होगा, है ना। उसी को कंसीडर करके हमको क्या करना है? डिजाइन करना है। तो इसका 2 तरीका है। एक तो है कि आपका शियर फोर्स जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है उसको क्रिटिकल सेक्शन माने। दूसरा केस है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीम है जो क्या हो जाए? मिनिमम आ जाए, है ना, मिनिमम हो, उसको क्रिटिकल सेक्शन लेंगे। अब आगे इसको देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन आएगा। तो सबसे पहले मैंने कंसीडर किया है फेस ऑफ द सपोर्ट। फेस ऑफ द सपोर्ट। अब फेस ऑफ द सपोर्ट को कब हम क्रिटिकल सेक्शन मानेंगे उसका रीजन सुनिए। फेस ऑफ सपोर्ट को कब है जो हम क्रिटिकल सेक्शन मानेंगे उसका रीजन सुनिए, है ना। कहता है इफ द सपोर्ट इज इन टेंशन, सपोर्ट क्या होगा? टेंशन में होगा। और बीम इज इन हैंगिंग स्टेज और हैंगिंग पोजीशन, है ना। सपोर्ट होगा जो टेंशन में होगा, और आपका बीम होगा जो क्या होगा? इन हैंगिंग स्टेज में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जैसे इस एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, इसको देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे क्या है? एक क्या है? ओवरहैंग बीम है। एक क्या है? ओवरहैंग बीम है ना। यहाँ पे देखिए, जब आप एक क्या है? यूडीएल है। एक क्या है? यूडीएल है, मान लेते हैं W किलो न्यूटन पर मीटर।
ठीक है। तो जब आप लोड लगाएंगे तो फेस ऑफ द सपोर्ट से बीम को फेल होने का सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगा, है ना। तो इस केस में जब ऐसा केस बनेगा तो हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होगा क्या होगा, फेस ऑफ द सपोर्ट होगा, फेस ऑफ द सपोर्ट होगा। दूसरी बात कि एक यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है सपोर्ट इज इन टेंशन। यहाँ पे जब आप लोड लगाएंगे तो ये जो सपोर्ट है क्या होगा, टेंशन में आ जाएगा। क्योंकि देखिए इसको आप इस तरह से मोड़ेंगे तो सपोर्ट क्या होगा, जो भी सपोर्ट होगा वो क्या होगा, टेंशन में आ जाएगा, है ना। ये जो सपोर्ट है किस में आ जाएगा आपका, टेंशन में आ जाएगा, है ना। सपोर्ट इन टेंशन, सपोर्ट इन टेंशन, ठीक है। तो इस जब ऐसा केस बनेगा तो हमारा क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा, फेस ऑफ द सपोर्ट, ठीक है। देखिए ये स्टेटमेंट जो इधर मैं लिखा हूँ ये आपको ऑब्जेक्टिव में लिखता है ना। और क्रिटिकल सेक्शन आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है क्रिटिकल सेक्शन से, ठीक है। सेकेंड थिंग कि ऐसा भी हो सकता है कि इफ कोई हैवी लोड हो, दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ एनी हैवी लोड इज कंसंट्रेटेड विदिन ए डिस्टेंस 2d फ्रॉम द सपोर्ट, दूसरा केस ए है, इसीलिए और मैं लिख दिया हूँ दूसरा केस ए है। यानी कोई हैवी लोड है जो आपका सपोर्ट से कितना डिस्टेंस पे हो, 2d डिस्टेंस पे हो, तो इस केस में भी आपका क्रिटिकल सेक्शन कहाँ से पास होगा, फेस ऑफ द सपोर्ट से होगा। जैसे ये देखिए ये कहाँ से पास हो रहा है, फेस ऑफ द सपोर्ट से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड केस, एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। ये कब होगा, ये कहता है कि यदि सपोर्ट है जो किस में होगा, कंप्रेशन में होगा। सपोर्ट क्या होगा, कंप्रेशन में होगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए यूडीएल है, यहाँ पे क्या है, ये यूडीएल है ना। मान लेते हैं कितना है, W किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे देखिए ये जो सपोर्ट है ये किस में आ गया, कंप्रेशन में आ गया। ये किस में है, कंप्रेशन में है। तो इस बीम को जब हम डिजाइन करेंगे, इस पार्टिकुलर बीम को जब डिजाइन करेंगे तो इस केस में हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो क्या होगा, d डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से d डिस्टेंस पे होगा। ये आपका क्या हो गया, क्रिटिकल सेक्शन, है ना। मतलब जब हम डिजाइन करेंगे तो शियर फोर्स d डिस्टेंस पे कैलकुलेट करेंगे। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है ना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग है कि जब हम डिजाइन करेंगे, जब क्वेश्चन कल हम करेंगे, है ना, तो इस केस में है जो क्या करेंगे, d डिस्टेंस पे है जो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोलेगा तब क्या करेंगे, फेस ऑफ द सपोर्ट, सिंपल फेस ऑफ द सपोर्ट पे निकालेंगे और उसको कंसीडर करते हुए बीम को डिजाइन कर देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इस केस में यहाँ पे भी क्या है, एक बीम है, ये सपोर्ट क्या है, कंप्रेशन में है ना। चूंकि इस पे जब आप लोड लगाएंगे, W किलो न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ से ये सपोर्ट क्या होगा, कंप्रेशन में होगा। ये भी सपोर्ट किस में है, कंप्रेशन में है। तो इस केस में भी क्रिटिकल सेक्शन कहाँ आएगा आपका, d डिस्टेंस पे आएगा। कहाँ से, फेस ऑफ द सपोर्ट से। फेस ऑफ द सपोर्ट से कितना डिस्टेंस पे आएगा, d डिस्टेंस पे आएगा, ठीक है। तो ये सब आपको स्टेटमेंट है जो ऑब्जेक्टिव में देगा और क्रिटिकल सेक्शन बोलेगा कितना डिस्टेंस पे लाई करता है ना। तो ये बात आपको दिमाग में रहना चाहिए, माइंड में रहना चाहिए आपको। d क्या है, d है जो इफेक्टिव डेप्थ है। सब केस में d क्या है, लिख देता हूँ यहाँ पे, d है जो आपका इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम है। अब इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है सब आपको पता है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब सेकंड जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन आता है वो आता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टाउसी जिसको बोलते हैं। लेक्चर 4 का लास्ट में हम लोग डिस्कस किए थे नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ भी है जो डिस्कशन किए थे, है ना। आज अभी तक डिस्कस किए क्रिटिकल सेक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कसन हमारा आ रहा है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसको लिखते हैं टाउसी। किससे डिनोट करते हैं, टाउसी। ये सारा टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप 20-25 नंबर का जो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है, या फिर यदि आप सेमेस्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेमेस्टर में जो पूछता है आप इजिली है जो सोल्व कर पाएंगे, है ना। सो शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को किससे डिनोट करते हैं, टाउसी से। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ना। आप शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से क्या समझते हैं उसको मैं पहले डिफाइन करता हूँ। कहता है इट इज रजिस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ आरसीसी। क्या है, एक रजिस्टिंग स्ट्रेंथ है। ये क्या है, जब आप लोड लगाएंगे तो उसको रजिस्ट करने के लिए क्या चाहिए, है ना,
कंक्रीट में कुछ स्ट्रेंथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, है ना। सो इट इज रजिस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ आरसीसी इन शियर विच डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, दोनों बात पे डिपेंड करेगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे भी डिपेंड करेगा, मतलब किस ग्रेड का आप कंक्रीट है जो कास्टिंग के दौरान यूज किए हैं, मतलब एफसीके पे, है ना, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दूसरा परसेंटेज ऑफ स्टील पे भी डिपेंड करेगा, एएसटी पे, है ना। सो यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ दैट इज, यदि परसेंटेज एएसटी आप इंक्रीज करेंगे, है ना, परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट यदि इंक्रीज करेंगे तो टाउसी का वैल्यू इंक्रीज होगा। एफसीके का वैल्यू यदि इंक्रीज करेंगे तो भी टाउसी का वैल्यू इंक्रीज होगा। ये बात लिखने का क्या मीनिंग है, मतलब यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह में या फिर एसएससी जेई वगैरह में भी यहाँ से पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, है ना। एक में लिख देगा डिक्रीज करता है, ठीक है, बाकी सब में लिखेगा इंक्रीज करता है। तो इस टाइप से मतलब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कोड में। अगर आप कोड में देखना चाहते हैं, इस बात को प्रूफ करना चाहते हैं, तो कहता है यूज द टेबल नंबर 19, आपको टेबल नंबर 19 में जाना होगा ऑफ IS 4562 के पेज नंबर 73, पेज नंबर 73 में जाइए, टेबल नंबर 19 में जाइए और उसको ध्यान से देखिए। जब परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ा रहे होंगे तो आपको टाउसी का वैल्यू बढ़ रहा होगा, और एफसीके का वैल्यू जब बढ़ा रहे होंगे तो भी क्या होगा, टाउसी का वैल्यू बढ़ रहा होगा, है ना। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। दूसरी बात कि एएसटी कैलकुलेट, यहाँ पे एएसटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, परसेंटेज ऑफ कौन सा रेनफोर्समेंट लेते हैं, कौन सा एएसटी लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बीम बनाया हूँ, है ना। यहाँ पे क्या है, कुछ दो रेनफोर्समेंट है जो 16 mm का है, एक कहाँ तक गया है, सपोर्ट तक गया है, ये कहाँ तक गया है, सपोर्ट तक गया है ना, यहाँ से लेके सपोर्ट तक गया है, लास्ट तक गया है। दूसरी बात कि यहाँ पे 4 रेनफोर्समेंट है जो क्या है, बेंड कर दिया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। 4 रेनफोर्समेंट है जो बेंड कर दिया गया है ना। इसको मैं लिखा हूँ 4/16 2/16। तो यहाँ पर जो एएसटी लेंगे वो कौन सा लेंगे, ये तो दिमाग में आपका क्वेश्चन आना चाहिए ना, ये कौन सा लेंगे। सो परसेंटेज एएसटी को मैं देखो यहाँ पे लिख रखा हूँ, एएसटी सपोर्ट डिवाइडेड बटा बीडी इंटू 100, है ना। एएसटी सपोर्ट जो रेनफोर्समेंट सपोर्ट तक जा रहा है वो वैल्यू है इसका, है ना, वो है जो यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो सपोर्ट तक कितना जा रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 2 जा रहा है 16 mm का, तो एएसटी कितना हो जाएगा, 2 × π/4 × 16 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बटा बीडी इंटू 100। वेरी सिंपल, है ना, बहुत सिंपल है। चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करते जाइए अभी से, है ना। थर्ड है जो आपका है मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अभी तक पढ़ रहे थे शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना। अब क्या है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। थर्ड है जो आया मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अभी मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या है ना, इसको लिखते हैं टाउसी मैक्स से, किसे नोट करते हैं, टाउसी मैक्स से, है ना। सो कहता है इट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर प्रोवाइडिंग शियर एनफोर्समेंट एंड परसेंटेज एएसटी, दोनों बात इंपॉर्टेंट है। अब क्या किए, आप स्टीरअप्स प्रोवाइड कर दिए, यहाँ टाउसी तक क्या था, टाउसी तक है जो क्या था, टाउसी तक था जो आपको मेन रेनफोर्समेंट से प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन टाउसी मैक्स कब कैलकुलेट कर रहे हैं, जब आप स्टीरअप्स भी प्रोवाइड कर दिए, जिसका हमको डिजाइन कर रहे हैं, है ना, जिसको हम डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है, करने वाले हैं, ठीक है। स्टीरअप्स प्रोवाइड करने के बाद जो कंक्रीट बीम का स्ट्रेंथ होगा उसी को क्या बोलेंगे, टाउसी मैक्स बोलेंगे, है ना। सो इट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर प्रोवाइडिंग शियर एनफोर्समेंट, मतलब स्टीरअप्स, शियर एनफोर्समेंट मीन स्टीरअप्स एंड परसेंटेज एएसटी, है ना, परसेंटेज एएसटी। सो अब देखिए इसमें मैं नोट करके लिख रखा हूँ, नोट क्या है, कहता इफ एफसीके इंक्रीजेज टाउसी मैक्स इंक्रीजेज, टाउसी मैक्स इंक्रीजेज। दूसरी बात कि जो आपका टाउसी मैक्स है वो टाउसी मैक्स है जो क्या यहाँ पे हो रहा है, एफसीके इंक्रीज कर रहा है, एफसीके क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। ए है जो आपका एएसटी पे डिपेंड नहीं करता है, एएसटी पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। जबकि टाउसी था जो एएसटी पे भी डिपेंड करता था, मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील पे भी डिपेंड करता था और एफसीके पे भी डिपेंड करता था। जबकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट जो होता है, टाउसी मैक्स होता है, वो सिर्फ एफसीके पे डिपेंड करता है। ये कहाँ पे लिखा हुआ, ये आपको लिखा हुआ है टेबल नंबर 20, टेबल नंबर 20 ऑफ IS 4562 पेज नंबर 73, पेज नंबर 73, है ना। तो ये तो था आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। दूसरी बात कि अगर आप टेबल नहीं याद करना चाहते, ऐसे जनरली जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो टेबल आपको दे देगा, है ना, लेकिन क्या अगर रफली अगर निकालना चाहे टाउसी मैक्स का वैल्यू, तो उसके लिए है जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फार्मूला है, एक फार्मूला है टाउसी मैक्स का, जो फार्मूला है वो होता है 0.625 अंडर FCK, 0.625 अंडर FCK। जैसे M20 के लिए यदि टाउसी मैक्स निकालना है तो यहाँ पे M20 पुट कर दीजिए, है कि नहीं। M25 के लिए यदि निकालना है तो 25 पुट कर दीजिए, यहाँ से टाउसी मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल के आपका आ जाएगा बाहर, है ना। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम डिजाइन करेंगे
शियर का हमें क्या करना है, डिजाइन करना है ना। तो जो शियर का डिजाइन होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, नॉमिनल शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, नॉमिनल शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट पे, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे, है ना। नॉमिनल शियर स्ट्रेस पे फिर से सुनिए, नॉमिनल शियर स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा टाउ भी पे, और किस पे डिपेंड करेगा, टाउ सी पे डिपेंड करेगा। इसी दोनों के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, है ना। मतलब हम क्या करेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। दोनों में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। उसी बेसिस पे हमको डिसाइड करना होगा कि शियर एनफोर्समेंट की जरूरत है भी या नहीं है। अगर है भी तो मिनिमम से काम चल जाएगा, या फिर उसको हमको अलग से डिजाइन करना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टाउ भी और टाउ सी को हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं। इसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि शियर एनफोर्समेंट की जरूरत है या नहीं है, और यदि है तो मिनिमम से काम चल जाएगा, या फिर उसके लिए सेपरेटली डिजाइन करना पड़ेगा, है ना। इस बात को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला केस मैं ले रहा हूँ, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में मैं ले रहा हूँ कि यदि टाउ भी का वैल्यू है जो लेस देन इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ टाउ सी होगा, है ना। यदि टाउ भी का जो वैल्यू है, वो क्या है, लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ टाउ सी है, है ना, हाफ ऑफ टाउ सी है। अगर ऐसा केस है तो क्या करेंगे, नो शियर एनफोर्समेंट इज नीडेड। इस केस में क्या होगा, कोई शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। बट रियलिटी की बात यह है कि ऐसा केस आपको कभी नहीं आएगा। ऐसा केस है जो 99% चांसेस है कि कभी नहीं आएगा, है ना। क्योंकि हमको यार डिजाइन करना है तो शेयर का तो वैल्यू आना चाहिए ना, कुछ है ना। शेयर एनफोर्समेंट तो कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करना होगा। तो ऐसा केस आपको कभी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि यदि टाउ भी लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ टाउ सी हो तो नो नीड ऑफ एनफोर्समेंट, है ना, नो शियर एनफोर्समेंट इज नीडेड, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी स्टेटस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ कहने की है। नेक्स्ट केस, सेकंड नंबर केस पे आइए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि व्हेन टाउ भी ग्रेटर देन हाफ ऑफ टाउ सी एंड लेस देन टाउ सी, ठीक है। सेकंड केस बोल रहा है कि जो टाउ भी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ऑफ टाउ सी हो जाए, और लेस देन क्या हो जाए, टाउ सी हो जाए, है ना। अगर ऐसा केस बनता है तब आपको मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा, है ना। IS 456 बोलता है इस केस में कि अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ रहा है देन यू हैव टू प्रोवाइड मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, है ना। और इसको बोलते हैं नॉमिनल शियर एनफोर्समेंट। कोई मिनिमम शियर एनफोर्समेंट बोले या नॉमिनल शियर एनफोर्समेंट बोले, बोथ आर सेम, दोनों क्या है, सेम है ना। सो टू कंट्रोल, अभी क्यों प्रोवाइड करते हैं मैं रीजन दे रहा हूँ, क्यों प्रोवाइड, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करना जरूरी है ना। टू कंट्रोल द प्रोपगेशन ऑफ डायगोनल क्रैक्स। जो भी क्रैक्स का प्रोपगेशन होता है, बीम में, है ना, इसी को क्या करना हो, कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शियर एनफोर्समेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना, इसको रोकने के लिए। क्योंकि क्रैक को क्या करेगा, स्टील है जो, इजीली है जो, क्या करेगा, रोकने में सक्षम हो पाएगा, है ना। इसीलिए हमको मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, कि मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का एग्जैक्टली रीजन क्या है। सो आपको क्या देखना होगा ऑप्शन में कि मतलब क्रैक प्रोपगेशन को रोकने के लिए है जो यूज करते हैं मिनिमम शियर एनफोर्समेंट। अगर इंटरव्यू में भी पूछता है तो आपको ये जवाब देना होगा, ठीक है। नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट द मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए IS 456 है जो प्रोविजन दिया है वो पेज नंबर 48 में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 48 में लिखा हुआ। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लेते हैं कि मिनिमम शियर एनफोर्समेंट है, उसका टोटल एरिया कितना, ASB है। तो कंडीशन बोलता है कि ASB डिवाइडेड बटा B इंटू SB, ASB डिवाइडेड बटा B इंटू SB शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बटा 0.87 F/। एक कंडीशन आपको क्या करना होगा, याद करना पड़ेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ASB डिवाइडेड बटा B इंटू SB ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बटा 0.87 F/, है ना। ये है मिनिमम शियर एनफोर्समेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। चूंकि मिनिमम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, है ना, है कि नहीं। चलिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप SB कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब स्पेसिंग, है ना, स्पेसिंग है जो आप क्या कर लेंगे, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, क्योंकि सारा वैल्यू क्या होगा, नून होगा। अब देखिए SB क्या है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टीरअप लेग। अब ये स्टीरअप लेग्स क्या होता है अभी हम देखेंगे, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, है ना। ASB क्या होता है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टीरअप्स होता है।
एसबी क्या होता है, स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स होता है, दो स्टीरप्स के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्पेसिंग बोलते हैं। सबको डिटेल में देखने वाले हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बी क्या है, बीथ ऑफ द बीम है, बीथ ऑफ द बीम है। एफ वाई क्या है, एफ वाई है ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट, है ना, जिस ग्रेड का आप स्टीरप्स बना रहे हैं, जिस ग्रेड का आप स्टीरप्स बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें एक प्रोविजन है कि जो जिस ग्रेड का आप स्टीरप्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो ग्रेड होना चाहिए जो 415 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 415। क्यों, क्योंकि यदि आप हायर ग्रेड ऑफ स्टील यूज करते हैं तो होता क्या है कि स्टील तो फेल होता नहीं है, कंक्रीट आपका क्रश हो जाएगा। इस केस में कंक्रीट ही क्या होता है, क्रश कर जाता है। अदरवाइज कंक्रीट गेट क्रश्ड ड्यू टू डिले इन यील्डिंग। चूंकि अगर हायर यील्ड स्ट्रेंथ का आप हायर ग्रेड ऑफ अगर स्टील आप यूज करते हैं तो स्टील फेल होगा नहीं, मतलब वो यील्ड नहीं होगा जल्दी, है ना। होगा क्या, आपका कंक्रीट है जो क्रश कर जाएगा, कंक्रीट है जो फेल कर जाएगा, है ना। आपको पता है कि कंक्रीट का जो फेलियर होता है क्या होता है, ब्रिटल फेलियर होता है ना, ब्रिटल फेलियर होता है जो कि काफ़ी खतरनाक है ना। सो ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 415। मतलब जो स्टीरप्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस स्टील का जो ग्रेड होना चाहिए वो 415 से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। जनरली Fe250 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको Fe415 भी दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस फार्मूला से जो भी आपने स्पेसिंग कैलकुलेट किया है, एसवी आपने जो भी कैलकुलेट किया है, वो एसवी का जो वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए, मिनिमम ऑफ एसवी। एक एसवी कौन सा है जो आप कैलकुलेट किए हैं, यहाँ से जो आप कैलकुलेट किए हैं वो वाला वैल्यू, उसके बाद 0.75 डी है जो इफेक्टिव डेप्थ हो गया, और 300 mm, ये तीनों में जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, एक्चुअल स्पेसिंग होगा। क्या होगा, एक्चुअल स्पेसिंग होगा, है ना। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअल स्पेसिंग। एक्चुअल जो आपका स्पेसिंग होगा वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ एसवी कैलकुलेटेड, इसको लिख देता हूँ एसवी कैलकुलेटेड, जो आपने यहाँ इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दूसरी बात 0.75 डी, ये सब कोड का प्रोविजन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी याद रखा हूँ, आपको भी याद रखना होगा 0.7। और मैक्सिमम स्पेसिंग कितना हो सकता है, 300 mm, 300 mm। तो ये तीनों में जो मिनिमम आएगा वही क्या होगा, एक्चुअल स्पेसिंग हम प्रोवाइड करेंगे, है ना। ये तो कैलकुलेटेड एस भी था और ये प्रोवाइडेड एस भी है, ये क्या एस भी, प्रोवाइडेड एस भी है ना। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जब डिजाइन करेंगे वहाँ पे इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी मैंने एसवी की बात किया था, है ना। अब एसवी कितने टाइप का होता है, मतलब आपको जो स्टीरप्स प्रोवाइड करेंगे वो कितने टाइप का होगा उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। सो द वैल्यू ऑफ एसवी डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स यूज, टाइप ऑफ वर्टिकल स्टीरप यूज। एसवी आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये किस पे डिपेंड करेगा, किस टाइप का आप स्टीरप्स है जो यूज कर रहे हैं डिजाइन में, उस बात पे डिपेंड करेगा, है ना। जैसे सपोज कीजिए 1 लेगेट आप यूज करें, 1 लेगेट मतलब सिंपल क्या होगा, यहाँ पर एक मेन रेनफोर्समेंट होगा, एक नीचे मेन रेनफोर्समेंट होगा, और एक क्या करेंगे स्टीरप्स को इस तरह से फोल्ड करके है जो आप यहाँ पे लगा दिए, है ना। तो इसको बोलेंगे 1 लेगेट। इसका कितना लेग है, एक लेग है, एक लेग है ना, एक ही लेग है इसका, ठीक है, 1 लेगेट। तो इस केस में यदि हम एएसबी निकालेंगे, मतलब एरिया ऑफ शियर एनफोर्समेंट, एएसबी क्या है, एरिया ऑफ शियर एनफोर्समेंट, तो 1 इंटू π/4 इंटू फाई का होल स्क्वायर। फाई क्या है, फाई है जो आपका डाया है, डाया है किसका, स्टीरप्स का, डायामीटर है किसका, स्टीरप्स का। जनरली जो फाई होता है वो डिजाइन में ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mm यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं, 6 mm से बड़ा होगा या 6 mm के बराबर होगा, है ना। जो स्टीरप्स में जो भी रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, जो भी सरिया यूज करते हैं, उसका डायमीटर 6 mm होगा या तो उससे बड़ा होगा। दूसरी बात सेकंड देखते हैं 2 लेगेड। 2 लेगेड कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे आपका मेन बार आ गया, ये सब आपका मेन बार हो गया, है ना, ये सब देखिए, ठीक है। तो इस केस में एस भी निकालेंगे 2 लेगेड में, तो क्या होगा, 2 लेगेड है तो 2 इंटू π/4 इंटू फाई का होल स्क्वायर। सब आगे क्वेश्चन में आने वाला है, इसलिए यहीं से क्लियर करते जाना। थर्ड 3 लेगेड हो सकता है ना, 3 लेगेड हो सकता है, तो क्या होगा 3 इंटू π/4 इंटू फाई का होल स्क्वायर। अब देखिए जो हमने डबली बीम है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो डबली बीम में क्या होगा, फिजिकल क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे डबली बीम। तो डबली बीम में जो ऊपर वाला बीम है, ऊपर वाला जो आपको क्या है स्टीरप्स है, उसको होल्डिंग बार, ऊपर वाला जो मेन रेनफोर्समेंट है उसको क्या बोलते हैं, होल्डिंग बार या एंकर बार बोलते हैं। क्योंकि स्टीरप्स लगाने के लिए आपको ऊपर तो क्या होगा, कुछ रेनफोर्समेंट देना ही होगा। सपोज कीजिए कि आपका बीम है जो सिंगली ही है, मतलब ऊपर है जो
कंप्रेशन में आपको रेनफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, डेलिबरेटली है जो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्टीरप्स को होल्ड करने के लिए क्या चाहिए आपको, टॉप में कुछ ना कुछ तो मेन बार चाहिए ना। तो क्या करते हैं कि स्मॉलर डायमीटर का जो भी मेन बार है उसको हम ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि स्टीरप्स को क्या कर सके, होल्ड कर सके। इसीलिए इसको होल्डिंग बार भी बोलते हैं और इसको एंकर बार भी बोलते हैं। यही इसका रीजन है ना। आप लोग तो सोच रहे होंगे कि सर आप तो बोले थे कि डब्ल्यू बीम में ही ऊपर प्रोवाइड करेंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है ना। डब्ल्यू बीम नहीं भी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर प्रोवाइड करते हैं स्टीरप्स को होल्ड करने के लिए, है कि नहीं। चलिए, जैसे 3 लेगेड के लिए 3 इंटू पाई बटा 4 इंटू फाइव स्क्वायर लिखे थे, उसी तरह से यदि n लेगेड स्टीरप्स है तो क्या होगा, एस भी n इंटू पाई बटा 4 इंटू फाइव एस का होल स्क्वायर, है ना, n लेगेड के लिए। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं फिगर बना रखा हूँ, 1 लेगेड के लिए, 2 लेगेड के लिए, 2 लेगेड के लिए ए हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए 4 लेगेड है, 1 2 3 एंड 4, 2 सेंटर में आ गया, 2 साइड में आ गया। इसको ध्यान से देखिए, ये 6 लेगेड है, 1 2 यहाँ पे हो गया 4 और 2 यहाँ पे हो गया 6, तो ये कितना हो गया, 6 लेगेड हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, एक क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए थर्ड केस। 2 केस तो हो चुका था, 2 केस हो चुका। थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस आपका क्या हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है कि टाउ भी है जो टाउ सी से बड़ा हो जाए और टाउ सी मैक्स से छोटा हो जाए, और यही सबसे ज़्यादा केस आएगा, यही है जो सबसे ज़्यादा केस आने वाला है ना। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, आपको शियर एनफोर्समेंट यानी स्टीरप्स को प्रॉपर वे में डिजाइन करना होगा, प्रॉपर वे में डिजाइन करना होगा। और आपको तो पता है कि जब हम शियर एनफोर्समेंट को डिजाइन करेंगे तो उसके लिए हमें फोर्स की वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि कितना फोर्स के लिए आपको शियर को डिजाइन करना ये तो पता होना चाहिए ना, है ना। तो उसी का कैलकुलेशन करने वाले हैं। सो देन इस केस में मतलब यदि टाउ भी आपका जो हो जाए वो ग्रेटर देन इक्वल टू टाउ सी हो जाए, है ना, और लेस देन इक्वल टू टाउ सी मैक्स हो जाए। अभी टाउ सी मैक्स ही सब देख चुके हैं आप लोग, टाउ सी मैक्स हो जाए, यानी ऐसा केस यदि आएगा तो हमें शियर स्टीरप्स को डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब कितना फोर्स के लिए डिजाइन करना होगा उस फोर्स का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। सो देन डिजाइन द शियर एनफोर्समेंट फॉर द नेट शियर फोर्स, फॉर द नेट शियर फोर्स VUS, नेट शियर फोर्स VUS, है ना। अब नेट शियर फोर्स क्यों बोल रहे हैं उसका रीजन दे रहे हैं। VUS क्या है, आपका नेट शियर फोर्स है जिसके लिए आप शियर रेनफोर्समेंट को डिजाइन करेंगे, है ना। सो नेट शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय द शियर एनफोर्समेंट क्या हो गया, VUS हो गया। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, है ना, VUS जो होगा टोटल अप्लाइड शियर फोर्स माइनस VC, है ना। VU क्या है, टोटल फैक्टर अप्लाइड शियर फोर्स है, टोटल फैक्टर अप्लाइड शियर फोर्स है, और VC क्या है, शियर फोर्स टेकन बाय कंक्रीट। अब देखिए एक बात अब यहाँ ध्यान से सुनिए, देखिए एक्चुअल में बीम में तो कंक्रीट भी है और स्टील भी है, और दोनों एक साथ है जो फोर्स को रजिस्ट कर रहा है। लेकिन जब हम एनालिसिस की बात करते हैं तो एनालिसिस के लिए हमें ये मान के चलते हैं, हम अपना एक मतलब एजम्पशन है कि VC है जो शियर फोर्स है जो कंक्रीट ले रहा होगा, और VU है जो आपको जो VUS हो रहा होगा वो ले रहा होगा शियर एनफोर्समेंट। वो क्या ले रहा होगा, शियर एनफोर्समेंट, है ना। टोटल कितना था VU, तो VU में से आपका मान लेते हैं कि VUS है जो कौन ले रहा है, VC ले रहा है जो कौन ले रहा है, कंक्रीट ले रहा है, VC ले रहा है जो कंक्रीट ले रहा है। तो स्टीरप्स कितना लेगा, स्टीरप्स मान लेते हैं कि VUS ले रहा है, तो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल शियर फोर्स में से आपको कंक्रीट कितना ले रहा है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। वेरी सिंपल है, नहीं, इट्स वेरी सिंपल। अप्लाइड फैक्टर अप्लाइड शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको लोडिंग दिया हुआ रहेगा, जो भी लोडिंग दिया हुआ रहेगा उससे आपको शियर फोर्स निकालना होगा दोनों एंड पे, बीम के दोनों एंड पे, उसको 1.5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फैक्टर अप्लाइड शियर फोर्स आ जाएगा, है ना। डिजाइन में देखेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो VUS कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया टोटल अप्लाइड शियर फोर्स माइनस VC, है ना। इसको और भी क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फोर्स बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया, तो शियर स्ट्रेस इंटू एरिया कर दिए, है ना। VU क्या हो गया, टाउ भी इंटू BD लिखेंगे, माइनस टाउ सी इंटू BD लिखेंगे, और BD क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो VUS बराबर क्या हो गया, टाउ भी माइनस टाउ सी इंटू BD, है ना। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको, है ना। चलिए अब देखिए, अब जो भी शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो 3 फॉर्मेट में करेंगे, है ना, 3 फॉर्मेट में करेंगे। मैं वापस फिर से बैक आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पहले देख लीजिए। सबसे पहली बात, हम वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो उसको है जो डिटेल में देखते हैं। हमें स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट के बारे में पढ़ना है, कैसे है जो स्पेसिंग हम कैलकुलेट करेंगे, है ना।
सो देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रखा हूँ आपको, आपकी समझ को अच्छा बनाने के लिए। कहता है जनरली इट हैज बीन सीन दैट इन एब्सेंस ऑफ शियर एनफोर्समेंट डायगोनल टेंशन क्रैक्स प्रोपगेट्स एट 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप शियर एनफोर्समेंट मतलब स्टीरअप्स नहीं प्रोवाइड करते हैं तो डायगोनल क्रैक क्या होता है, प्रोपगेट करता है 45 डिग्री पे। कितना डिग्री पे, सपोर्ट से 45 डिग्री पे, है ना, टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम, सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम से 45 डिग्री पे डायगोनल क्रैक क्या होता है, प्रोपगेट करता है ना, एंड एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टली अप टू ए डिस्टेंस ऑफ इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ डी, है ना। ये कहाँ तक प्रोपगेट करेगा, कितना डिस्टेंस तक करेगा, डी डिस्टेंस तक करेगा। ये जैसे यहाँ से सपोज कीजिए प्रोपगेट करना स्टार्ट किया तो ये कहाँ तक जाएगा, ये डी डिस्टेंस तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, डी डिस्टेंस तक जाएगा। और डी डिस्टेंस क्या है आपका, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है, ये क्या है आपका, क्रैक है, क्रैक का प्रोपगेशन है ना, क्रैक का प्रोपगेशन है, ठीक है। तो 45 डिग्री पे प्रोपगेट करता है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है। दूसरी बात, एक क्या बोल रहा है कि ये कहाँ तक जाता है, डी डिस्टेंस तक, है ना। देखिए ये नहीं बोलता तो भी हम डी डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल है, ये बोल दिया कि 45 डिग्री पे क्या होता है, प्रोपगेट करता है, और ये जो वैल्यू होता है क्या होता है, ऑलमोस्ट इफेक्टिव डेप्थ के बराबर होता है, इफेक्टिव डेप्थ के बराबर होता है ना। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है बताइए, ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, x है ना। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, लंब कितना है, d है, आधार कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, है ना। तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर क्या हो गया, d बटा x। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, x किसके बराबर हो गया, d के बराबर हो गया। तो ये कुछ दूसरा चीज नहीं बोल रहा है, जो कैलकुलेशन करके आ रहा है वही बोल रहा है, नहीं। तो कहाँ तक आया, डी डिस्टेंस तक है जो ये कवर करेगा, है ना। तो ये तो आपका वर्टिकल स्टीरअप्स है जो प्रोवाइड करेंगे वो बना दिए, है ना। नीचे क्या है, टेंशन एनफोर्समेंट है, और ऊपर वाला बार को क्या बोले थे, होल्डिंग बार बोले थे या एंकर बार बोले थे, है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिंग कैलकुलेट करना है ना। जब हम वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें स्पेसिंग कैलकुलेट करना है। तो देखिए नाउ फोर्स रजिस्टर्ड बाय ईच स्टीरअप्स, एक स्टीरअप्स कितना रजिस्ट करेगा बताइए, एक स्टीरअप्स कितना प्रोवाइड करेगा, एक स्टीरअप्स कितना फोर्स रजिस्ट करेगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, है ना। तो अलाउबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है, 0.87 इंटू एफ बाई 0.87 इंटू एफ बाई इंटू एस बी इंटू एस बी से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये क्या निकल गया, फोर्स रजिस्टेड बाय ईच स्टीरअप, एक स्टीरअप्स के द्वारा कितना फोर्स रजिस्ट हो रहा है वो निकल गया, एक स्टीरअप्स के द्वारा कितना फोर्स रजिस्ट हो रहा है वो निकल गया, नहीं, एक स्टीरअप्स कितना फोर्स रजिस्ट कर रहा है वो निकल गया, ठीक है। 0.87 इंटू एफ बाई परमिसिबल स्ट्रेसेस हो गया, इंटू एस बी, स्ट्रेस इंटू एरिया क्या होता है, फोर्स होता है, बहुत सिंपल है यार, है ना। सो ईच स्टीरअप्स कितना रजिस्ट कर रहा है, 0.87 इंटू एफ बाई। सो नंबर ऑफ स्टीरअप्स इन डिस्टेंस डी निकाल सकते हैं। देखिए इसको जूम करके बनाता हूं, एक स्टीरअप्स मान लेते हैं ए है, एक स्टीरअप्स मान लेते हैं, एक स्टीरअप्स मान लेते हैं कि ए है, ए इसका डायमीटर है, ठीक है। दूसरा स्टीरअप्स आपका ए है ना। स्पेसिंग होता है क्या, दोनों के सेंटर बीच का दूरी, ये आपका क्या एस बी है ना। तो एक स्पेसिंग में कितना आ रहा है, कितना रेनफोर्समेंट आ रहा है, 1 रेनफोर्समेंट, हाफ इधर से आ रहा है, हाफ आपका इधर से आ रहा है, क्योंकि सेंटर टू सेंटर ले रहा है ना, हाफ इधर से आ रहा है, हाफ इधर से आ रहा है। तो टोटल एस बी में कितना रेनफोर्समेंट आ रहा है, एक रेनफोर्समेंट, मतलब एक बार आ रहा है ना। तो एस बी में कितना आ रहा है, एक बार आ रहा है। मान लेते हैं कि टोटल डी डिस्टेंस में एन बार है ना। तो n इंटू यदि एस बी हम कर देते हैं तो किसके इक्वल होना चाहिए, डी के इक्वल होना चाहिए, बहुत सिंपल है यार, है ना। एस बी, एक एस बी में कितना रेनफोर्समेंट आ रहा है, एक, तो मान लेते हैं टोटल डी डिस्टेंस में n रेनफोर्समेंट है, तो n इंटू एस बी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, है ना। डी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टीरअप्स हमें निकालना है ना, तो डी बराबर क्या हो गया, n इंटू एस बी, डी बराबर हो गया n इंटू एस बी। एकदम ब्रेक करके पढ़ो ताकि क्लियर है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई एस बी, मतलब नंबर ऑफ स्टीरअप्स क्या हो गया, डी बाई एस बी, नंबर ऑफ स्टीरअप्स आ गया
डी बाई एस बी, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टीरप्स पता है, एक शियर एनफोर्समेंट, एक जो स्टीरप्स कितना फोर्स रजिस्ट कर रहा है ये पता है, तो टोटल स्टीरप्स के द्वारा कितना फोर्स रजिस्ट होने वाला है ये हम निकाल सकते हैं, है ना। निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं इजीली। सो नाउ टोटल फोर्स, यहाँ पे टोटल लिख देता हूं, टोटल शियर फोर्स रजिस्टेड बाय स्टीरप क्या होगा, फोर्स रजिस्टेड बाय ईच स्टीरप मतलब वन स्टीरप इनटू नंबर ऑफ स्टीरप्स इंटू नंबर ऑफ स्टीरप्स, है ना। तो बहुत सिंपल है, फोर्स टोटल फोर्स रजिस्टेड बाय स्टीरप्स VUS हो गया, VUS हो गया, है ना। फोर्स रजिस्टेड बाय ईच स्टीरप्स कितना आया था 0.87 F बाई इंटू एस बी, तो 0.87 F बाई इंटू एस बी हो गया, है ना, इनटू नंबर ऑफ स्टीरप्स, नंबर ऑफ स्टीरप्स कितना आया था D बाई एस बी, D बाई एस बी। अभी दोनों को गुना कर दीजिए, तो 0.87 इंटू एफ बाई इंटू एस बी इंटू डी डिवाइडेड बटा एस बी। हमें तो एस बी निकालना था, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, एस बी नीचे आएगा, इधर लेफ्ट साइड में एस बी को लेके चले जाइए, तो VUS क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो एस बी बराबर क्या हो गया 0.87 F बाई इंटू एस बी इंटू डी डिवाइडेड बटा VUS, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इसको बहुत बार यूज करने वाले हैं, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। दूसरी बात, हमें चेक लगाना होगा, क्या लगाना होगा, चेक लगाना होगा, जो कि IS 45 का रिकमेंडेशन है कि आपका जो भी आप एस बी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपका क्या हुआ, कैलकुलेटेड एस बी, ये क्या है, कैलकुलेटेड एस बी, है ना, ये कैलकुलेटेड एस बी है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो, ये बात ऑलरेडी पहले भी लिख चुके हैं, मिनिमम इसका जो एस बी हम प्रोवाइडेड, ये क्या है, ए वाला एस बी प्रोवाइडेड है, जो आप प्रोवाइड करेंगे फाइनली, है ना, ये क्या है, प्रोवाइडेड एस बी। तो प्रोवाइडेड एस बी क्या होता है, एज पर IS 456, है ना, IS कोड कहता है ये वैल्यू होना चाहिए मिनिमम ऑफ एस बी कैलकुलेटेड कॉमा 0.75D कॉमा 300, है ना, ये तीनों में जो मिनिमम होगा वो होगा, है ना। यानी मैक्सिमम स्पेसिंग कितना हो सकता है बताइए तो 300, यानी 300 से किसी भी केस में ज़्यादा नहीं हो सकता, किसी भी केस में स्पेसिंग 300 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब तो यही है ना, तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, स्टीरप्स का मैक्सिमम स्पेसिंग कितना हो सकता है 300, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। एग्जाम में ये वाला पूछता है क्वेश्चन, है ना। सो एस बी जो प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ एस बी कैलकुलेटेड, जो कि यहाँ से निकाले हैं 0.75D एंड 300 mm, है ना, विचेवर इज लेस। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ शियर एनफोर्समेंट, कितने टाइप का शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, पहला तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट मतलब स्टीरप्स शियर एनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स, है ना, नोन एज स्टीरप्स, इसी को स्टीरप्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जब आप शियर एनफोर्समेंट वर्टिकली प्रोवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टीरप्स बोलते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेकंड देखते हैं, दूसरा कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, शियर एनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ इंक्लाइंड बार और इंक्लाइंड स्टीरप्स, और इंक्लाइंड स्टीरप्स, है ना। इस बार क्या कर रहे हैं, वर्टिकल ना प्रोवाइड करके जो आपका स्टीरप्स है क्या है, इंक्लाइंड है, स्टीरप्स क्या है, इंक्लाइंड है ना। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिंग निकालना है, स्पेसिंग हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको देखिए डिटेल में। सो इंक्लाइंड स्टीरप्स के लिए ये है जो क्या है, फिगर बना दिया बीम का, है ना, यहाँ पे बीम का फिगर बना दिया। मान लेते हैं कि जो क्रैक का प्रोग्रेशन है वो कितना डिग्री पे है, थीटा डिग्री पे है, और आपका जो स्टीरप्स का इंक्लाइनेशन है वो कितना है, अल्फा है, स्टीरप्स का इंक्लाइनेशन कितना है, अल्फा है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ थीटा क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ क्रैक्स, थीटा है जो इंक्लाइनेशन ऑफ क्रैक्स है, अल्फा है जो इंक्लाइनेशन ऑफ स्टीरप्स है, अल्फा है जो इंक्लाइनेशन ऑफ स्टीरप्स है, ठीक है। अब देखिए तो क्या ये दो पॉइंट के बीच का आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें स्पेसिंग निकालना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दीजिए, यहाँ से एक वर्टिकल है जो लाइन ड्रा कर दीजिए, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है, ये डिस्टेंस क्या है, x है, और ये डिस्टेंस क्या है, y है ना। तो x प्लस y क्या होगा, x प्लस y क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, टोटल डिस्टेंस होगा, मतलब क्रैक है जो कहाँ तक प्रोपगेट कर रहा है ना, क्रैक है जो कहाँ तक प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं x बाई डी, कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, x बाई डी, आधार बटे क्या होता है, लंब, आधार बटे लंब, तो आधार क्या है x है, डी लंब क्या है d है, तो x बाई डी हो गया। दूसरी बात x बराबर क्या हो जाएगा, डी कॉट थीटा। उसी तरह से इस ट्रायंगल में अगर देखें तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में बाई बटा डी हो जाएगा,
कॉट थीटा बराबर इस ट्रायंगल में अगर लगाएंगे मतलब कॉट अल्फा बराबर तो बाई बाई डी हो जाएगा। तो सिमिलरली बाई बराबर लिख सकते हैं डी कॉट अल्फा, है ना। एक्स बराबर हो गया डी कॉट थीटा, बाई बराबर हो गया डी कॉट अल्फा। ये तो ट्रिगोमेट्री है ना। अब देखिए, अब एक बात बताइए, हमें ए स्पेसिंग पता हो गया, ए स्पेसिंग हमें पता हो गया, डी कॉट कितना हो गया, दोनों को एक्स प्लस बाई जोड़ें, एक्स प्लस बाई ऐड कर दें तो एक्स कितना आया था, डी कॉट थीटा आया था। डी कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, कॉट थीटा प्लस कॉट अल्फा, यही आएगा ना, यही आएगा। ठीक है, अब देखिए दो इंक्लाइंड स्टीरप्स के बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस डी है ना, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डी है, सॉरी एस बी है। दो स्टीरप्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्पेसिंग बोलते हैं, वो मान लेते हैं कि एस बी है ना। अब टोटल जो ये डिस्टेंस आया है उसमें मान लेते हैं एन नंबर ऑफ स्टीरप्स है, कितना है, एन नंबर ऑफ स्टीरप्स है। तो एन इंटू यदि एस बी करेंगे, एन इंटू यदि एस बी करेंगे तो इसके बराबर हो जाना चाहिए, जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया उसके बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ से नंबर ऑफ स्टीरप निकाल सकते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ स्टीरप निकल जाएगा, एन बराबर डी कॉट थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बटा एस बी, नहीं एन बराबर क्या हो जाएगा, डी कॉट थीटा प्लस कॉट अल्फा डिवाइडेड बटा एस बी। एन का वैल्यू निकल गया, बहुत अच्छा, एन का वैल्यू तो निकल गया, है ना। चलिए अब देखिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय वन स्टीरप, वन स्टीरप कितना रजिस्ट करेगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं तो इधर कुछ ऐसा फोर्स लग रहा होगा स्टीरप्स में, इसको कुछ ऐसा लग रहा होगा। ए एंगल क्या है आपका, ए एंगल आपका क्या है, अल्फा है ना, ए एंगल आपका अल्फा है, तो ये भी क्या हो गया, अल्फा हो गया। ठीक है, तो इसका देखिए एक कंपोनेंट, तो अब कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, चीज़ों को सही से समझना है। इसका एक कंपोनेंट तो वर्टिकल आएगा ए वाला, और एक क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा। हमें किससे मतलब है, वर्टिकल से, हमें वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब है ना, क्योंकि इसी को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा ना, इसी फोर्स को रजिस्ट करेगा क्या, स्टीरप्स, वर्टिकल को ही रजिस्ट करेगा ना। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय वन स्टीरप्स कितना हो जाएगा, देखिए एक्चुअल में यहाँ पे फोर्स कितना आ रहा था, ध्यान से देखना, जब इंक्लाइंड था तो आ रहा था परमिसिबल स्ट्रेसेस 0.87 एफ बाई आई इंटू एस बी, बहुत सिंपल है, स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स होता है ना। अब इसी का वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा बताइए, हॉरिजॉन्टल तो होगा कॉस अल्फा और वर्टिकल क्या होगा, साइन अल्फा। अरे जिधर थीटा रहता है उधर कॉस थीटा लिखते हैं, है ना, तो हॉरिजॉन्टल तो होगा कॉस अल्फा और वर्टिकल क्या होगा, साइन अल्फा। तो हो गया 0.87 एफ बाई इंटू एस बी इंटू साइन अल्फा, कितना हो गया 0.87 इंटू एफ बाई इंटू एस भी इंटू साइन अल्फा, बहुत अच्छा है ना। तो एक स्टीरप्स कितना प्रोवाइड कर कितना ले सकता है फोर्स, 0.87 एफ बाई एस बी इंटू साइन अल्फा, है ना। यदि वर्टिकल था तो कितना ले रहा था, 0.87 एफ बाई इंटू एस बी। जब इंक्लाइंड है अल्फा पे तो कितना लेगा, साइन अल्फा से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इतना ही तो चेंजिंग हुआ है ना। चलिए अब देखिए, हमें नंबर ऑफ स्टीरप्स पता हो गया था, नंबर ऑफ स्टीरप्स पता हो गया था, और एक कितना ले रहा है ये भी पता हो गया, एक स्टीरप्स कितना फोर्स ले रहा है वो भी पता हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, टोटल शियर फोर्स रजिस्टर्ड कितना निकल जाएगा, VOS यदि निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टीरप से गुना हो जाएगा, है ना। इसको लिख सकते हैं VOS बराबर फोर्स रजिस्टर्ड बाय ईच स्टीरप्स, फोर्स रजिस्टर्ड बाय ईच स्टीरप्स, है ना, फोर्स रजिस्टर्ड बाय ईच स्टीरप इनटू नंबर ऑफ स्टीरप्स, इनटू नंबर ऑफ स्टीरप्स n, है ना। तो फोर्स रजिस्टर्ड बाय ईच स्टीरप कितना आया था, 0.87 एफ बाई इंटू एस बी इंटू साइन अल्फा। नंबर कितना आया था, डी कॉट, वहां पर आया था डी बटा एस बी, यहाँ पे कितना आया, डी कॉट थीटा प्लस कॉट अल्फा डिवाइडेड बटा एस बी, बहुत सिंपल है ना। नाउ इफ क्रैक प्रोपगेट एट 45 डिग्री, है ना, मान लेते हैं कि यदि 45 डिग्री पे प्रोपगेट होता है, 45 डिग्री पे यदि प्रोपगेट होता है तो थीटा का वैल्यू 45 रखिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉट 45 क्या होता है, 1 होता है, कॉट 45 1 होता है। इसको देखिए अलग से मैं कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए।
तो बचेगा d इंटू 1 प्लस कॉट अल्फा डिवाइडेड बटा एस भी, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, d इंटू कॉट अल्फा को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, है ना, 1 प्लस कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा डिवाइडेड बटा एस भी, है ना, इज इक्वल टू, अब साइन अल्फा एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर क्या आ जाएगा, d इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बटा एस भी, यही आएगा ना सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो इसी को मैं लिख दिया। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वैल्यू देखो जो मैं घेर रहा हूँ यहाँ पे, यही तो है, यही है ना, 0.87 इंटू एफ बाई, नीचे भी साइन अल्फा आएगा, सॉरी यहाँ पे नीचे भी क्या आएगा, साइन अल्फा आएगा। लेकिन इस साइन अल्फा से ये जो फोर्स वाला साइन अल्फा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं, अरे देखो, चलो मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ अब। 0.87 इंटू बाई इंटू एस भी इंटू साइन अल्फा इधर पहले से है, तो ये साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो बाकी कितना बचेगा, 0.87 इंटू एफ बाई इंटू एस बी इंटू डी इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बटा एस बी, है ना। पूरा ब्रेक करके चीज़ों को बताया जा रहा है ताकि आपको इजीली है जो कंसेप्ट समझ में आए, है ना, यही एक रीजन है। एस बी बराबर, एक बार तो पढ़ना होता है इसलिए सही से पढ़िए, एस बी क्या हो जाएगा, 0.87 एफ बाई इंटू एस बी इंटू डी इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बटा वी यू एस, ये वी यू एस क्या हो गया, नीचे आ गया, एस बी क्या हो गया, इधर आ गया, यही आपका क्या हो गया, कैलकुलेटेड क्या, स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स, इंक्लाइंड स्टीरप्स। ठीक है, अब देखिए कोड कहता है कि थीटा का कभी भी वैल्यू 45 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब अल्फा शुड नॉट बी लेस देन, अल्फा क्या था, इंक्लाइनेशन ऑफ स्टीरप्स था ना, सो इंक्लाइनेशन ऑफ स्टीरप्स इन एनी केस शुड नॉट बी लेस देन 45 डिग्री। वाई, ऐसा क्यों बोलता है, टू अवॉइड द स्लिपिंग, ये जो स्टीरप्स है वो क्या हो जाएगा, जो स्टीरप्स है वो क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा, है ना, इसी कारण है जो 45 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आल्सो ये तो आना ही है, एस बी क्या होता है, जो एस बी आपने कैलकुलेट किया और डी डिस्टेंस और 300, इस केस में यहाँ 0.75 डी नहीं होता है, इस केस में यहाँ पे डी होता है। अगर इंक्लाइंड स्टीरप्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस बी जो प्रोवाइडेड होगा वो होगा मिनिमम ऑफ एस बी कैलकुलेटेड कॉमा डी कॉमा 300, ये तीनों में जो मिनिमम होगा वो होगा, है ना। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो फॉर्मेट है स्टीरप्स प्रोवाइड करने का, मतलब शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का, वो है बेंटर बार के रूप में। किस फॉर्मेट में, बेंटर बार के फॉर्म में भी आप शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। अब देखिए बेंटर बार क्या होता है, बेंटर बार है जो कोई अलग से बार नहीं है, जो भी आपका मेन बार है जिसको आप बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन किए थे, है ना, यूनिट 1 और यूनिट 2 में, नहीं, जब सिंगली डबली पढ़ रहे थे, उसी में से कुछ बार को क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं, सपोर्ट के नियर क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, बेंटा बार बोलते हैं। अब आपको दिमाग में आना चाहिए, पहले सुन लीजिए, है ना, आपको दिमाग में आना चाहिए कि सर सपोर्ट के पास ही क्यों बेंड करते हैं, है ना, हम तो उसको डिजाइन किए थे बेंडिंग मोमेंट के लिए, है ना। तो आपको ये भी ध्यान होगा कि बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू सेंटर पे आता था, एंड पे तो क्या होता था, सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कमता जाता था, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है जो कमता जाता था, है ना। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन रेनफोर्समेंट है उसका एंड पे कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, तो उसको हम ऐसा क्यों नहीं करें कि उसको मोड़ दें, ताकि है जो शियर रेनफोर्समेंट का काम करने लगे, है ना, जो भी क्रैक का प्रोग्रेशन हो रहा है उसको क्या कर सके, वो रोकने में सक्षम हो पाए, ये इसका रीजन है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ बेंटा बार के बारे में, जो थर्ड तरीका है शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का, वो किस फॉर्मेट में है, बेंटा बार के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर सकते हैं। सो सिंस बेंडिंग मोमेंट इज वेरी मच रिड्यूस्ड नियर द सपोर्ट, है ना, नियर द सपोर्ट है जो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, काफी कम होता है। अरे देखो यार, सपोज कीजिए ये बीम है ना, आपने पॉइंट लोड लगाया है पी, तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा होता है। तो सपोर्ट के पास क्या है, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू काफी कम है, है ना। अगर यूडीएल है तो उसके समय क्या होता है, कुछ ऐसा होता है ना। तो यहाँ भी क्या है, सपोर्ट के पास बेंडिंग मोमेंट काफी कम होता है, यानी मेन रेनफोर्समेंट का बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं सपोर्ट के पास,
तो इसी में से क्या करेंगे, कुछ रेनफोर्समेंट को क्या करेंगे, बेंड कर देंगे, कुछ रेनफोर्समेंट को बेंड कर देंगे। जैसे यहाँ पे बेंड किया गया, ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है बेंटा बार, ये क्या है, बेंटा बार है, अल्फा डिग्री पे इसको मुड़ा गया है। ये हो गया वर्टिकल स्टीरअप और ये क्या हो गया, बेंटा बार, ये क्या हो गया, बेंटा बार, है ना। चलिए फिगर नंबर मिटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो बेंटा बार अलोंग स्टीरअप्स, है ना। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंटा बार प्रोवाइड करेंगे, नहीं, ये हम बेंटा बार हमेशा स्टीरअप्स के कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड करते हैं, मतलब कुछ वर्टिकल स्टीरअप्स भी प्रोवाइड कर देंगे और कुछ बेंटा बार भी प्रोवाइड कर देंगे, दोनों है जो कॉम्बिनेशन में आता है, कभी भी अकेले नहीं आता, इनको कभी भी अकेले आना पसंद नहीं है ना। सो फिर से मैं रिपीट करता हूं, सिंस बेंडिंग मोमेंट इज वेरी मच रिड्यूस नियर द सपोर्ट, सो सम ऑफ द मेन रेनफोर्सिंग बार बेंड नियर द सपोर्ट टू रेजिस्ट द टेंसाइल क्रैक, टू रेजिस्ट द टेंसाइल क्रैक, दीज बार्स आर नोन एज बेंटा बार। ये तो बेंटा बार का फॉर्मूला हो गया, मतलब बेंटा बार का एग्जैक्ट मीनिंग हो गया, है ना, बेंटा बार का एग्जैक्ट मीनिंग हो गया कि बेंटा बार होता क्या है, ठीक है। तो कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, कोई भी पूछे तो आपको बताना है कि बेंटा बार है जो मेन बार ही होता है, जो क्या करते हैं, सपोर्ट के नियर है जो उसको बेंड कर देते हैं, है ना, बेंड कर देते हैं टेंसाइल क्रैक को रेजिस्ट करने के लिए। सेकंड थिंग कहता है बेंटा बार नॉट डिजाइन टू टेक टोटल अप्लाइड शियर फोर्स, कभी भी टोटल अप्लाइड शियर फोर्स के लिए आप नहीं है जो डिजाइन करते हैं, है ना। टोटल अप्लाइड शियर फोर्स कितना था, टोटल अप्लाइड शियर रेजिस्टेंस फोर्स कितना था, VUS था, है ना, VUS था, ठीक है। मतलब टोटल जो हमें डिजाइन फोर्स आया था जिसके लिए हम स्टीरअप डिजाइन कर रहे थे वो क्या था, VUS था ना, VUS बराबर लिखे थे VU माइनस VC, याद है। सो इसके कहता है बेंटा बार्स आर नॉट डिजाइन, टोटल VUS के लिए उसको डिजाइन नहीं करते हैं, तो अब किसके लिए डिजाइन करेंगे, प्रश्न ये उठता है कि सर कितना फोर्स के लिए उसको डिजाइन करेंगे, तो आगे सुनिए, कहता है इट इज ओनली डिजाइन टू टेक सम पोर्शन ऑफ टोटल अप्लाइड शियर फोर्स, सम पोर्शन ऑफ टोटल अप्लाइड शियर फोर्स, वो मान लेते हैं फोर्स क्या है, SB है, SB, B फॉर बेंटा, IS फॉर शियर, है ना। मान लेते हैं कि बेंटा बार है जो VUS के लिए तो डिजाइन कर नहीं सकते, तो कितना के लिए डिजाइन कर रहे हैं, मान लेते हैं कि VSB के लिए डिजाइन कर रहे हैं, बेंटा बार को किसके डिजाइन कर रहे हैं, VSB के लिए डिजाइन कर रहे हैं। अब VSB कैलकुलेट कैसे करेंगे वो सुनिए। सो फॉर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ टोटल अप्लाइड शियर फोर्स, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ टोटल अप्लाइड शियर फोर्स कितना हो जाएगा, है बताइए, टोटल कितना था VUS, है ना, इस VUS में से आपको VSB बेंटा बार के लिए डिजाइन कर रहे हैं, बेंटा बार के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो वर्टिकल स्टीरअप किसके लिए डिजाइन करेंगे, इतना फोर्स के लिए आपको वर्टिकल स्टीरअप डिजाइन करना होगा, है ना। तो वही मैं लिखा हूं, फॉर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ टोटल अप्लाइड शियर फोर्स दैट इज VUS माइनस VSB, वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट आर डिजाइन, वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट आर डिजाइन। चूंकि जब बेंटा बार प्रोवाइड करेंगे तो वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करेंगे ना, दोनों कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड करेंगे, तो दोनों को अलग अलग फोर्स के लिए डिजाइन करना होगा, ठीक है। तो वर्टिकल के लिए कितना, किसके लिए डिजाइन करेंगे, इसके लिए आपको वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट है जो आप क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट, है ना। चलिए इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है। एंड VSB क्या होगा, VSB कोड फार्मूला दिया है, आप चाहें तो आप कोड में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। VSB का जो फार्मूला होता है 0.87 F बाई इंटू ASB इंटू साइन अल्फा होता है, 0.87 F बाई इंटू ASB है, भी नहीं है ना, बेंटा बार का एरिया, ठीक है, एंड साइन अल्फा, अल्फा तो आना ही है, नहीं, साइन अल्फा, H/IS 456। अब देखिए H/IS ये कहाँ से लिखे हैं, ये फार्मूला लिखे हैं, बट H/IS 456 VSB शुड नॉट बी ग्रेटर देन VUS बाई 2। कोड साथ ही साथ ये भी बोलता है कि जो भी आप VSB कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला से, उसका वैल्यू कभी भी किसी भी केस में आपका VUS के हाफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी केस में उससे ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये भी चेक करना है। सो H/IS 456 बोलता है कि आपको जो एंड फॉर वर्टिकल शियर स्टीरअप्स आर डिजाइन टू कैरी द शियर फोर्स, किसके लिए डिजाइन करेंगे, मैक्सिमम ऑफ VUS माइनस VSB, ये जो यहाँ पे आया VUS माइनस VSB, दूसरा VUS बटा 2, ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसके लिए हम वर्टिकल शियर स्टीरअप डिजाइन करेंगे, ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसके लिए हम वर्टिकल शियर स्टीरअप को डिजाइन करेंगे, है ना। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि VU है जो आपको 400 किलो न्यूटन है, VC है जो 100 किलो न्यूटन है,
तो VUS कितना हो जाएगा 400 माइनस 100 300 किलो न्यूटन है ना। टोटल अप्लाइड फोर्स कितना था 400, उसमें से कंक्रीट ले लिया 100 किलो न्यूटन, तो स्टीरप्स कितना लेगा 400 माइनस 100 जैसे कि 300 किलो न्यूटन। मतलब इसके लिए हमको क्या करना है, जो भी हम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो डिजाइन करना है। वो आपको बेंटा बार के फॉर्मेट में भी हो सकता है और आपको वर्टिकल शियर एनफोर्समेंट के भी फॉर्मेट में हो सकता है ना, है ना। तो अब देखिए केस वाइज डील करते हैं। केस 1 में मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि VS भी आपका 100 किलो न्यूटन है, VS भी कितना है 100 किलो न्यूटन है, ठीक है। तो VUS माइनस VS भी कितना होगा 200 किलो न्यूटन, और VUS बटा 2 कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला यहाँ पे देखिए इसको हमें डील कर रहे हैं ना। VUS बटा 2 कितना होगा 300 डिवाइडेड बटा 2 150 किलो न्यूटन। तो ये दोनों में मैक्सिमम क्या आया 200 किलो न्यूटन, यानी वर्टिकल शियर स्ट्रिप्स किसके लिए डिजाइन करेंगे 200 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन करेंगे, है ना। दूसरा केस लेके चलते हैं, दूसरा केस लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि VSB का जो वैल्यू है वो 250 किलो न्यूटन है, इस बार कितना है 250 किलो न्यूटन है, ठीक है। तो VUS माइनस VSB कितना हो जाएगा 50 किलो न्यूटन, लेकिन VUS बाई 2 कितना होगा 300 डिवाइडेड बटा 2 150 किलो न्यूटन। अब इस केस में मैक्सिमम क्या आ रहा है, इस केस में आपका मैक्सिमम क्या आ रहा है बताइए 150 किलो न्यूटन। यानी जब ऐसा केस रहेगा तो वर्टिकल स्ट्रिप किसके लिए डिजाइन करेंगे 150 किलो न्यूटन के लिए, है ना। दो ही केस बन सकता है ना, दो ही केस तो बन सकता है, दो केस है जो बन सकता है कि नहीं। चलिए, तो इसको है जो डिटेल में हम लोग ने आज है जो कवर किए हैं। कल है जो इस पे काफ़ी सारा हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ थ्योरी थोड़ा सा और बच गया है उसको देखेंगे और उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है जो आपको एल बीम और टी बीम है जो स्टार्ट करेंगे, फ्लेंज बीम। उसके बाद है जो एल बीम टी बीम स्टार्ट करेंगे, 2-3 क्लास आपको वो लगेगा। उसके बाद आपको स्लैब है जो आगे स्टार्ट करेंगे, स्लैब है ना, स्लैब और फुटिंग। मुश्किल से 8 दिन चाहिए, 8 या 10 दिन में है जो आपका पूरा RCC कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को है जो आप लेक्चर है जो शेयर कीजिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग है जो इसको बेनिफिट है जो उठा सके, है ना। सो कल है जो कंटिन्यू करते हैं इसके बाद, है ना। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।